Ignited Minds Tutorials is excited to announce the launch of our new video series focusing on revision for IIT, NET, and CET exams, specifically focusing on physics. Our videos will cover a range of topics, including concepts revision, previous year's questions, units and dimensions, and significant figures. We understand the importance of thorough preparation for these competitive exams, which is why our experienced educators have carefully curated content to help students excel in their studies. By watching our tutorials, students can deepen their understanding of key physics concepts, hone their problem-solving skills, and gain the confidence needed to succeed in these challenging exams. Whether you are looking to review fundamental principles or tackle complex problems, our video series is designed to support all students preparing for these prestigious exams. Stay tuned for regular uploads and access our comprehensive resources to ignite your mind and achieve your academic goals. ओके देखो प्लान ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, ठीक है। लेकिन सवाल करने के पहले मुझे मालूम है कि दोनों के मेमोरी से वो पोर्शन इरेज हो चुके हैं, सो इट्स ह्यूमन टू एक्चुअली फॉरगेट अबाउट इट। सो इट्स नॉट दैट कॉन्सेप्ट वाइज हम बहुत डीप डाइविंग करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल वाइज वो डीप जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको रिमेंबर करना चाहिए, अगर आप नहीं रिमेंबर कर रहे हैं इट्स ओके। We'll just touch base with all those concepts that we have learned so far in this particular chapter, and we will refresh them, and then we will move on to the PYQs, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब आपका फिजिकल वर्ल्ड एज अ चैप्टर इज नॉट देयर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब, तो आपके भाई साहब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, एकदम बचपन से पढ़े आ रहे हैं आप, क्या क्या है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्केलर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेक्टर। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑब्वियसली which only have magnitude, which only have magnitude but no direction, ठीक है। जैसे हो गया आपका मास, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहने वाला है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, ये सारे जो क्वांटिटीज हैं दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। देयर कॉन्फिगरेशंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम। मेरा मास जो यहाँ पे है, मेरा मास मून पे भी वही रहेगा, बट माई वेट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड, ए स्केलर के वेक्टर होगा ना ये, ओके। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली magnitude plus direction are called as vector quantities। ये सब गलत हो गया भाई साहब। वेक्टर क्वांटिटीज का भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट, बोलो भाई साहब। फोर्स, व्हाट एल्स, हाँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तमाम सारी चीजें आपकी भाई साहब वेक्टर है, ठीक है। और फिजिक्स में आप अगर देखोगे ना, हर चीज को खींच तान के वेक्टर बनाने का टेंडेंसी है, ठीक है। एवरीथिंग आप देखोगे, आगे चलकर पढ़ोगे भाई साहब, एरिया को भी हमने वेक्टर बनाया है, ठीक है। खींच तान के भाई साहब एरिया को भी वेक्टर बना दिया, क्योंकि उससे हमको डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। ओके, सो आपके फिजिकल क्वांटिटीज भाई साहब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच। यहाँ पे पहली बात तो सबने एमएससीटी का फॉर्म भर दिया क्या? अरे बंद कर देना। हाँ, सबने भर दिया एमएससीटी का फॉर्म। तुम कहीं मुंडी ला रही, तुमने भी भरा है? तुमने भी भरा है? ओके, तो अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन सबने भर दिया ना यहाँ पे एमएससीटी का फॉर्म? नहीं, आपको 11 करें, तुम लोगों ने सबने भर दिया ना, ठीक है। उसका करेक्शन विंडो वगैरह देख लेना भाई साहब, ठीक है। नीट का भी करेक्शन विंडो शायद आज लास्ट डेट था, ठीक है। प्लीज डू गो थ्रू दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत सलत भरा रहेगा और आप क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज बी एब्सोल्युटली थरो विथ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजों में एप्लीकेबल है, इसलिए हर फॉर्म को भरने के बाद एक करेक्शन विंडो होता है। उस करेक्शन विंडो में आपको चीजें एक बार रिवाइज करके देख लेनी चाहिए कि आपकी तरफ से सब सही है कि नहीं। अगर मैं ओबीसी हूं और मैंने जनरल भर रखा है तो वो करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मेरे रैंकिंग में, ठीक है। लेकिन अगर मैं जनरल हूं और मैंने ओबीसी भर दिया है तो फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, फिर मेरा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। एंड कैंडिडेचर इस कदर कैंसिल होगा कि मैं आगे जीवन में वो एग्जाम में अपियर ही नहीं हो सकता। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। खैर, डरा नहीं रहा हूं आपको, अगर आपने ठीक ठाक भरा रहेगा
एक्सपीरियंस तो आपको हो ही गया है, तो इट्स नॉट ओके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, तो फिजिकल क्वांटिटीज आपके जो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, उनको अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे 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 कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7। क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ओके, लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, ये आप जीवन में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, खैर। हाँ, आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। एंड व्हाट एल्स, इलेक्ट्रिक करंट विच इज हैविंग एन यूनिट ऑफ एम्पियर, ठीक है। ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज जो है वो डिराइव्ड है, डिराइव्ड मतलब इनसे निकलती हैं, ठीक है, दे डिराइव्ड, डिपेंडेंट, ओके। So the fundamental quantities which do not depend upon other quantities for their complete are known as fundamental. तो क्या क्या है आपके, मास, मास का भाई साहब एसआई यूनिट क्या है, केजी, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का एसआई यूनिट क्या है भाई साहब, सेकंड्स, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, डिग्री केल्विन मत लिखना, केल्विन इज नेवर रिटन एज डिग्रीज, ठीक है, ओके। करंट का भाई साहब एसआई यूनिट इज एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट इज कैंडेला, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट हो गया आपका मोल। मोल को एमओएल ही लिखते हैं, एम नहीं लिखेंगे। मोल का शॉर्ट फॉर्म एमओएलई, उसका भाई साहब लॉन्ग फॉर्म है, और एमओएल उसका शॉर्ट फॉर्म है। एक अल्फाबेट को निकालकर अपने शॉर्ट फॉर्म कर दिया उसका, ठीक है। सो आपका लेंथ, सब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, देन वी हैव करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज आर द फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज, ठीक है, ओके। तो आपके 3 यूनिट सिस्टम्स हैं। सीजीएस मतलब आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है आपका, ठीक है। यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ आपका कितना होगा, सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास आपका क्या होगा, ग्राम, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा आपका, सेकंड। फुट पाउंड सिस्टम है, ये इंग्लैंड का सिस्टम है। एनीबॉडी अवेयर एज टू व्हाट इज फुट? तो हमारे जो राजा, उस टाइम पे जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरे जो जूते का साइज होगा वो 1 फुट होगा, ठीक है। सो उनके जूते के साइज को एक स्टैंडर्डाइज 1 फुट माना गया, ठीक है। तो इंग्लैंड वालों की डोमिनेंस देख रहे हो भाई साहब, ठीक है, हर चीज में उनको डोमिनेंस चाहिए। तो यूनिट के सिस्टम में भी उनको डोमिनेंस चाहिए। दे कंसिडर्ड द साइज ऑफ देयर किंग्स शू एज 1 फुट, ठीक है, ये 1 फुट हो गया। खैर, तो ये हो गया आपका फुट। पाउंड तो खैर इंग्लैंड का सिस्टम ही है, पूरे यूरोप में पाउंड चलता है, ठीक है। और आपका सेकंड्स, अभी भी बहुत जगह पे पाउंड चलता है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्डाइज जिम वगैरह में जाओगे तो वहां पे आपको जो वेट्स होते हैं वो कहीं कहीं पे केजी में नहीं लिखे होते, पाउंड्स में लिखे होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे पाउंड्स में लिखे होते हैं, सेकंड्स, ओके। एम, कुछ बोल रहे हो तुम, यू सेइंग समथिंग? नहीं, ओके। एमकेएस सिस्टम मतलब आपका भाई साहब मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड्स, आर बी क्लियर? मीटर, किलोग्राम, ये 3 आपके सिस्टम्स हैं। और एसआई यूनिट भाई साहब एक्चुअली अ बिगर फॉर्मेट ऑफ एमकेएस, ठीक है। एसआई यूनिट आपका एमकेएस से ही आ रहा है, एसआई यूनिट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एमकेएस, ठीक है। क्लियर है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट टिल नाउ? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, होना भी नहीं चाहिए, ओके। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है आपकी? एक हो गया आपका प्लेन एंगल और एक हो गया आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? जो आप एंगल मेजर करते हैं, जैसे 60 डिग्री है, इसको रेडियंस में मेजर करेंगे तो आपको जैसे भाई साहब 180 डिग्री होता है आपका पाई रेडियंस, तो आपका 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियंस। दिस पाई कैन बी रिटन एज 3.14 और 22/7 एज एप्लीकेबल, ठीक है। कह रहे ये आपका हो जाता है रेडियंस। ये रेडियंस में लिखने का मतलब क्या है? आप जब भी लिमिट्स को यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन को यूज करते हैं या कंटिन्यूटी को यूज करते हैं, वहां पे आप डिग्री के फॉर्मेट में एंगल को ले ही नहीं सकते। यू विल हैव टू टेक इट इन रेडियंस, ठीक है। और इसी रेडियंस मतलब डिग्री जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि भाई साहब इतना एंगल है मेरा, तो ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा? इसको करने के लिए एल इज इक्वल टू आर थीटा लेंगे। ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा? ये आर है और ये लेट से आपका थीटा है, तो दिस लेंथ विल बी आर थीटा। तो आप बोलोगे भाई साहब ये थीटा क्या डिग्रीज में होगा? समझिए कहां पे आ रहा है रेडियन का कॉन्सेप्ट, कैसे आ रहा है इसको समझिए। कि मैं समझ लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का इतना पोर्शन, मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए। आपने पढ़ रखा होगा ये फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये थीटा आपका डिग्रीज में नहीं हो सकता, ये थीटा आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल गेट बेसिकली थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? ओके। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल मतलब समझो आपका ये सन है, तो ये अगर कोई पॉइंट है तो उसके साथ लट्टू, लट्टू देखा होगा आपने अभी तक, ठीक है। ये ऐसा होता है ना वैसा लट्टू, ऐसा देखा रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, लट्टू क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, ओके जो भी है। हाँ हाँ, तो जो भी है, तो ये आपका लट्टू ऐसे होता है ना, देखो ऐसा, ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं।
इट्स अ 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल और सॉलिड एंगल आर नॉट द सेम। तो जस्ट विजुअलाइज, ये लट्टू है भाई साहब, ये जो ये एंगल जो बना, ये वाला जो एंगल बना आपका, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। फिलहाल आपका तो इन सब चीजों मतलब इससे तो पाला नहीं पड़ेगा। दो चीजों से आपका पाला नहीं पड़ेगा, वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और ये आपका स्टेरेडियन, ठीक है। बट इट इज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, दीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये यूनिटलेस है, रेडियन हो या स्टेरेडियन हो, इनको हम यूनिट में नहीं गिनते हैं। समझ में आ रहा है आपका भाई साहब? रेडियंस में आप एक्सप्रेस कर रहे हो या आप डिग्रीज में एक्सप्रेस कर रहे हो या स्टेरेडियंस में एक्सप्रेस कर रहे हो, स्टेरेडियंस में तो एक्सप्रेस करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज यूनिट्स एट ऑल, ठीक है। इसीलिए हम इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चन सम डाउट? हम नो, बहुत बढ़िया, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, पहला जो एप्लीकेशन है वो है क्या, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे आपको बोला जाए कि भाई साहब 1 kg कितना ग्राम होगा, 1000, तो 1 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 ग्राम, है ना? समझ में आ रहा है? ये N1 U1 N2 U2। अभी देखो यहां पे ये पढ़ते आए ना भाई साहब, देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ये हो गया आपका क्या, U1, ये हो गया आपका क्या, U2, ये हो गया क्या भाई साहब, N1, ये हो गया क्या भाई साहब आपका N2, ठीक है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो इफ अ क्वांटिटी, देखो आपको ना अगर मैं स्लाइड्स शेयर करूं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आईआईटी में आए हैं, जो नीट में आए हैं, जो सीईटी में आए हैं। लेकिन मुझे पर्सनली इतना नहीं लगता है कि आपको इसमें उतना ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आप सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल सॉल्व होना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड सी, किसी भी बुक में देखोगे या जहां पे भी आपके पीवाईक्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप बोलेंगे भाई साहब इसमें तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन आप जैसे जैसे सवाल करते जाओगे ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि यार इतना भी टाइम इन्वेस्टमेंट वाला चीज नहीं है। उससे अच्छा उन सब चीजों पे हम टाइम लगाए जहां पे हमारे गैप्स है। एंड आई डोंट थिंक मेनी पीपल वुड हैव गैप्स आउट हियर, बिकॉज दिस वाज ऑब्वियसली योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद साइंस, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा तो सीरियसली लिया होगा, उसके बाद आप ढीले पड़ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपके माइंड में थोड़ा तो रजिस्टर्ड रहेगा, वो बेनिफिट या एडवांटेज तो आपको है। ज्यादा भी इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज अगर आपको कहीं पे मिलेंगे फिजिक्स में, तो इस चैप्टर में मिलेंगे। बट इट डजंट मीन दैट इट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। yes it is important but it would not be that much time consuming, ठीक है। खैर यहां पे भाई साहब जैसे सो इफ क्वांटिटीज, हम ज्यादा करके क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब, MALB और TC, क्योंकि हमारा ले देकर सब कुछ इसी में सिमट जाता है। हाँ, कहीं पे अगर आई आ गया तो आई आ गया भाई साहब, ठीक है, कहीं पे अगर आ गया तो आ गया, बट मोस्टली आपके ये तीनों क्वांटिटीज में ही ज्यादा करके फिजिकल क्वांटिटीज सिमट जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे N2 इंटू N1 कर रहा हूं, तो अभी आप देखो N2 आपका जो था वो M2 L2 और T2 में हो रहा है, और N1 जो है वो M1 L1 और T1 में हो रहा है। तो ये डिवाइड अप रेज टू A B और C, ये तो चेंज नहीं होगा भाई साहब, जो पावर्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, सो N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, ठीक है। N2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2, L1 is the unit of length in system 1, L2 is the unit of length in system 2, M1 is the unit of mass in system 1, this is in system 2, T1 is the mass in unit 1 and T1 is in system 2. Are we clear through these things people? समझ में आता? Okay, okay, okay. Convert 1 Newton SI unit into dyne. कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई साहब? देखो अभी आपका 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन को आपको डाइन्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्लियर है? 1 न्यूटन मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डाइन, डाइन बोलो भाई साहब, डाइन 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 जल्दी से बोलना है, क्या हो जाएगा बोलो, इसका केजी का ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये लेट से हो गया आपका N2, ठीक है। N2 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, ठीक है, 1 kg 1 मीटर एंड सेकेंड रेज टू -2 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, 1 ग्राम इधर आ गया, और 1 सेंटीमीटर, और ये सेकेंड रेज टू -2 इसका भी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? क्लियरम क्लियरम क्लियरम। तो भाई साहब ये कैंसिल, ये कैंसिल, अभी सॉरी कैंसिल नहीं हो सकता भाई साहब, ये कहां पे कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई साहब? ये जिसको पहले अपने को उसके टर्म्स में लाना पड़ेगा, दैट इज दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 1000 ग्राम। सो ऑब्वियसली
this has to be converted into 100 centimeters. This and this gets cancelled, centimeter get cancelled. So this will be how much? 10 raised to 1 2 3 4 5, 10 raised to 5. तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 10 raised to 5. ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 डाइस. आर वी क्लियर? दिस इज हाउ यू बेसिकली कन्वर्ट N1. और मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है. यू हैव बीन डूइंग इट, इट्स जस्ट दैट यू वर नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मूला. 1 kg को अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, ये पहली बार तो किया नहीं होगा. ठीक है, सो इट्स जस्ट दैट आपने N1U1 इज इक्वल टू N2U2 को कॉन्शियसली एज अ फॉर्मूला यूज नहीं किया है, अदरवाइज यू आर अकस्टम टू दिस. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके. जैसे आपका यहाँ पे सवाल देखो, ये लंबा सा है, चिंटू का सवाल है. ठीक है, N2 की वैल्यू हो गई 10 raised to 5. कन्वर्ट 2 joules टू अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर दिस. ठीक है, अभी जूल्स क्या होता है? वर्क डन. वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. फोर्स किस में मेजर करते हैं आप? न्यूटन में. डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं आप? मीटर में. तो आपका जूल्स मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम ठीक है, ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 जूल्स है, तो आपका N1U1 इज इक्वल टू N2U2. ठीक है, 2, ये 2 हो गया. जूल्स मतलब क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर, है ना. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू N2. N2 की वैल्यू नहीं मालूम है. U2 की वैल्यू क्या है भाई साहब? 10 ग्राम्स. ठीक है, और यहां पे आपका U2 क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर ना. तो आपका देखो यहाँ पे न्यूटन को भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे न्यूटन को लिखेंगे अपन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. सो दिस विल बी kg मीटर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस कैन बी 10 ग्राम्स. इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. फिर मीटर की जगह पे क्या है भाई साहब? 20 मीटर्स, है ना. ये 20 मीटर्स और सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर मतलब भाई साहब कितना हो जाएगा? 10 raised to, अभी नीचे है ना ये, सेकेंड का स्क्वायर मतलब 100 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 10 raised to -2 s raised to -2. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्योंकि नीचे है ना. ठीक है, सेकेंड स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10, 20. ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब 200 अपॉन 100. तो भाई साहब ये कितना हो गया? 2, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 2 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है. और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? दिस विल बी नहीं भाई साहब, कन्वर्ट दिस, सॉरी. चलिए, इसको अपन को कन्वर्ट करना है, ये U2 नहीं है. ठीक है, सो वी विल कन्वर्ट दिस हियर. तो अभी आप भाई साहब कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पे N2 की वैल्यू. तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 10 ग्राम. ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया आपका 20 मीटर, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना? 100 सेकेंड का स्क्वायर. नहीं, 100 कैसे होगा भाई साहब? 100 ऊपर चला जाएगा ना. 10 raised to -2. चलिए भाई साहब, सो दिस विल बी 10 raised to -2, 10 raised to -2 सेकेंड का स्क्वायर. कैंसिलम यहाँ पे भाई साहब आप ले लो, अच्छा मीटर में ही है. ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब 1000 ग्राम्स. तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया. सो वी हैव हियर 2 इंटू 100 अपॉन भाई साहब 20. ठीक है, और ये चला गया ऊपर, है ना. 10 raised to 2, मीटर कैंसिल. दिस इज इक्वल टू N2, दिस इज इक्वल टू N2. तो ये और ये कैंसिल भाई साहब, 2 और 2 कैंसिल. तो यहाँ पे आपका 10 raised to 3. N2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10 raised to 3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? केजी की जगह पे 1000 ग्राम, मीटर 20 मीटर. हाँ, मीटर का स्क्वायर होगा. हमने गलती कर दी भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई. यहाँ पे न्यूटन आपका केजी मीटर का स्क्वायर होगा. राइट. ओके, क्योंकि न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मतलब 1 न्यूटन कितना हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर. तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, ठीक है. तो उस हिसाब से आपका भाई साहब आ जाएगा आंसर 25. ओके. तो ये हो गया एक. तो पहला एप्लीकेशन आपका डायमेंशन फॉर्मूला का क्या है? N1U1 इज इक्वल टू N2U2, मतलब इंटर कन्वर्जन, जहां पे आपको N2 की वैल्यू फाइंड करनी है या अननोन किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, U1 N1 जो भी है. लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ये आपका क्या होता है कि आप देखो डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये नहीं बोल सकते कि कोई फॉर्मूला राइट है कि नहीं, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि फॉर्मूला गलत है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एंड दैट इज द लॉ ऑफ होमोजेनिटी. जब आप डायमेंशनल को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अप्लाई करते हो और वो बराबर इक्वल आता है, सो यू कैन नॉट बाय कॉन्फर्मेशन से दैट इट इज अ करेक्ट फॉर्मूला, बट
यू कैन एटलीस्ट से दैट इट इज नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर वहीं पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि इट इज अ रॉन्ग फॉर्मूला टेकन। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, ये करेक्ट है या नहीं ये हम बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वो एक्चुअली में है या नहीं ये नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये करेक्ट है। और डिस्प्लेसमेंट जो आप एक्चुअल इक्वेशन लेते हो वो क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी करेक्ट है भाई साहब, है ना? तो डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। ठीक है, लेकिन आपका एप्लीकेबल कौन होता है, ये वाला आपका एप्लीकेबल होता है एज पर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये वाला आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जहां पे एक्सेलरेशन हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यहां पे आपका एक्सेलरेशन का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है भाई साहब। यहां पे आपने अज्यूम कर लिया है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन को आप यहां पे ठूस ही नहीं पा रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो डायमेंशनली अगर आप देखने जाएंगे तो ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, लेकिन क्या ये सही है? आप बोल सकते हैं डायमेंशन वाइज ये सही है। ठीक है, लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया S इज इक्वल टू V तो डायमेंशन वाइज ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सीधा बोल सकते हैं दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, दिस कैन बी राइट और इट कैन बी रॉन्ग। ठीक है, बट दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग बाय डायमेंशन वाइज। तो आप डायमेंशनल करेक्टनेस को वेरीफाई करके बोल सकते हैं कि फॉर्मूला गलत है या नहीं। ठीक है, बाकी कोई फॉर्मूला सही है या नहीं ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, इन अ गिवन रिलेशन टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स आर द सेम डायमेंशंस देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। This is known as the principle of homogeneity in dimensions. To check the dimensional correctness of a physical relation in a given relation, the terms on both the sides have the same dimensions, then the relation is dimensionally correct. It is known as principle of homogeneity of dimensions. So let's look at this. यहाँ पे आपको दिया हुआ है check the accuracy of the relation. अभी अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे क्या है, t is equal to 2 pi under root L by G. टेल मी आपका भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा वाडी, बताइए MLT में बताइए, MLT। तो M का तो कोई भाई साहब यहाँ पे फंक्शन है नहीं, M नॉट, L का कोई फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे नहीं, ओके। T का फंक्शन दिख रहा है आपको भाई साहब टाइम है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी हम आते हैं RHS में, 2 या पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें, तो L का भाई साहब कितना हो गया बोलो, L का कितना हो जाएगा, L रेज टू हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, और G है, G मतलब क्या हो जाएगा, जी होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका LT-2। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट में है, मतलब हो गया आपका L रेज टू हाफ और ये हो गया आपका T रेज टू -2 इंटू हाफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि हाफ है दोनों में। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा बोलो, 1/T रेज टू -1, दैट कैन बी T। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, M नॉट L नॉट T। सो डायमेंशनली ये भाई साहब करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड is equal to RHS, hence the formula is dimensionally correct. हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ठीक है, clear है? Okay, okay, okay. So since the dimensions are the same on both sides, the relation is correct. ठीक है, okay. Check the dimension consistency or homogeneity of the given equation when S, U and A are displacement and so and so. ठीक है, तो आप देखिए भाई साहब यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम डायमेंशन लें तो LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, S मतलब हो गया आपका स्पीड, तो क्या हो जाएगा बोलो, LT-1 है कि नहीं, स्पीड क्या हो जाएगा LT-1, दिस कैन बी रिटन एज M नॉट M रेज टू 0 LT-1। ये हो गया भाई साहब आपका लेफ्ट हैंड साइड का। आर वी क्लियर? ओके, राइट हैंड साइड का बताइए भाई साहब, राइट हैंड साइड का UT का वैल्यू कितना हो जाएगा, UT विल बी इक्वल टू LT-1 इंटू T। क्या ये समझ में आ रहा है, U मतलब हो गया LT-1 वेलोसिटी और ये हो गया आपका T भाई साहब, T-1 इंटू T, तो ये हो गया भाई साहब T0, तो ये हो गया L। ठीक है, L समझ में हाँ, यहाँ पे आपका ये 0 होगा ना भाई साहब, LT, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज बेसिकली दिस इज 0, आई एम सो सॉरी, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका 0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई साहब 0। ठीक है, L होगा भाई साहब, सिर्फ L होगा, तो M L T नॉट। ओके, इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा L। ठीक है, ओके, हाफ AT स्क्वायर का भाई साहब बताओ, हाफ AT स्क्वायर का कितना हो जाएगा डायमेंशन, तो हाफ AT स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, A का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो LT-2। ठीक है, LT-2 टाइम का हो जाएगा भाई साहब T का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो L आ गया भाई साहब, तो L ये भी है और L भाई साहब ये भी है, तो ऑब्वियसली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L, विच कैन बी रिटन एज M नॉट L T0। तो दिस इज बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये आपका बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट, hence L is equal to L plus L, hence the given
रिलेशन ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ओके। इसका बताइए भाई साहब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग। यू है पोटेंशियल एनर्जी और टी है टाइम। जरा कोशिश कीजिए फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। डन हो गया? डन डन डन। एलएचएस का डायमेंशन बताओ क्या हो जाएगा? एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ना। कर लो भाई साहब, एनर्जी क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। फटाफट सोचना है भाई साहब। एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट मतलब एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आ रहा है भाई साहब? एनर्जी का इतना हो गया भाई साहब, एनर्जी का। तो लेफ्ट हैंड साइड का भाई साहब ये आ जाएगा एलएचएस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसमें आते हैं, मुझे बताइए पी का क्या होगा? अरे इतना क्या सोच रहे हो? ये क्या है आपका? कॉस ऑफ एन एंगल है। अगर कॉस ऑफ एन एंगल है तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं वो रेशियो हैं भाई साहब। रेशियो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आपका भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर रेशियो है तो वो यूनिटलेस हो गया। कॉस एक रेशियो है तो वो यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस होगा तो डायमेंशनलेस भी होगा। तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब जो u का डायमेंशन होगा वही p का डायमेंशन होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो p का डायमेंशन यहां पे क्या हो जाएगा? p का डायमेंशन हो जाएगा भाई साहब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब? कॉस एक रेशियो है एंड एनी रेशियो, ठीक है, कॉस एक ऐसा रेशियो है जहां पे भाई साहब आपके साइड के रेशियो है तो साइड के रेशियो यूनिट से यूनिट कट जाएंगे और भाई साहब आपका यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो इनसाइड दिस। ठीक है, आपका भाई साहब ये कॉस क्या है? एक एंगल है। एंगल मतलब जिसका रेशियो है। तो मुझे बताइए ये क्यू टी जो दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे टी इज इक्वल टू टाइम दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पाई बाई सिक्स तो मतलब एंगल हो गया 180/6। ये जो क्यू टी है ये एक डायमेंड, आई देखो फोन है तो कॉल आएगा ही नहीं, उसको साइलेंट करना पड़ता है ना। ओके, अच्छा तो इतने बजे उठता है। ओके, क्यू टी हो गया भाई साहब। क्यू टी को अपन क्या लिख सकते हैं? मुझे बताओ। अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पाई बाई सिक्स तो डायमेंशनलेस हो गया, क्यू टी को डायमेंशनलेस होने में क्या लगेगा? हाँ हाँ, मतलब आप यहां पे क्या बोलोगे? ये इसका डायमेंशन क्या होगा? एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? क्यू का अपने को कोई अंदाजा नहीं है, इसको छोड़ दो भाई साहब। चलो अगर हमने माना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक टी है तो ये हो गया क्यू का डायमेंशन, और ये हो गया भाई साहब टी, और ये एक टी है तो क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? क्यू इंटू टी इज इक्वल टू, सॉरी टी वन है, सॉरी दिस इज टी वन। ठीक है, दिस इज टी वन। ओके, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे क्यू टी, सॉरी यहाँ पे आपका भाई साहब ये डायमेंशनलेस होगा ना, ये जीरो होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो ये जीरो है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी रेज टू जीरो अपॉन टी, दैट इज टी माइनस वन। तो क्यू का भाई साहब डायमेंशन क्या हो गया? टी रेज टू माइनस वन, जिसको अपन लिख सकते हैं एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ क्यू। आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो क्यू का एनर्जी का डायमेंशन ये हो गया, क्यू का डायमेंशन हो गया टी रेज टू माइनस वन। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ा जाए। अल्फा की वैल्यू दी हुई है फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर साइन बीटा इंटू टी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी, f इज इक्वल टू फोर्स एंड t इज इक्वल टू टाइम। चलिए फटाफट जरा इसको निपटाने की कोशिश कीजिए, इजी सवाल है। डन डन डन। अरे ये डिस्कशन में ही जाएगा भाई साहब दिन। फटाफट एक को निपटाओ ना भाई साहब। वेलोसिटी का डायमेंशन बोलो, वेलोसिटी का डायमेंशन। आई आदित्य जल्दी बोल, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन। और टाइम का डायमेंशन भाई साहब, यहाँ पे टाइम का डायमेंशन टी। तो जितने भी नॉन क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन आपको मिल गया भाई साहब। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से, पहले तो भाई साहब इसको उड़ा दो, क्योंकि ये जो है ये आपका एक रेशियो है। साइन इज अ रेशियो, दिस विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अल्फा जो है, अल्फा का जो डायमेंशन होगा
वो किसका डायमेंशन होगा, जो आपका एफ बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, क्योंकि दिस पार्ट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन, हम डायमेंशन को ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एफ, और v का स्क्वायर दैट विल बी एल टी माइनस वन का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ओके, सो ये हो गया आपका कितना, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका भाई साहब m का स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, m स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी आते हैं भाई साहब साइन बीटा टी पे, ठीक है। तो बीटा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो? बीटा टी आपका भाई साहब डायमेंशनलेस होगा, मतलब यहाँ पे एम बी नॉट, एल बी नॉट और टी बी नॉट, तो ये बीटा और ये आपका टी दैट इज इक्वल टू, इसको हटा दो भाई साहब, ये हो गया टी, है ना? कुछ गड़बड़ है? हाँ, अरे सॉरी, ये एम स्क्वायर कैसे हो गया भाई साहब? ओके, तो दिस इज, नीचे वाला एक स्क्वायर होगा ना, तो ऊपर वाला भाई साहब आपका है एम एल टी माइनस टू, और ये हो गया एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आपका एम एल माइनस वन, मतलब आपका अल्फा का डायमेंशन कितना आ गया बच्चा बाड़ी, एम एल माइनस वन टी नॉट लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, तो आपका बीटा का वैल्यू हो जाएगा टी रेस टू माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बीटा का वैल्यू हो गया टी रेस टू माइनस वन, ठीक है। ओके ओके ओके, अल्फा का वैल्यू सही था, एम एल और टी रेस टू माइनस वन, ठीक है। ओके, find the dimensions of alpha and beta in the equation v is equal to alpha plus beta t, where v is the velocity and t is the time। तो ध्यान से देखिए भाई साहब, क्या दिया हुआ है, v is equal to alpha plus beta t, v आपका वेलोसिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बच्चा बाटी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू v का डायमेंशन विच इज व्हाट, एल टी माइनस वन। अभी ध्यान से देखो, ध्यान हटेगा तो दुर्घटना घटेगा भाई साहब। अल्फा का जो डायमेंशन है और बीटा टी को अभी गोली मारो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। अगर आपका यहां पे वेलोसिटी है तो दिस हैज टू हैव अ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में नहीं है, प्लस में है। ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन रखेगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अल्फा का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज एल टी माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? अब लेते हैं भाई साहब बीटा टी को, तो बीटा टी का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी, दिस विल ऑल्सो बी एल टी माइनस वन, ठीक है। तो बीटा ये हो गया भाई साहब आपका टी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। तो भाई साहब बीटा की वैल्यू इंटू टी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। तो भाई साहब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, और ये भाई साहब माइनस वन, तो ये हो गया माइनस टू। तो बीटा की वैल्यू हो गई एल टी माइनस टू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? जब भी आपका प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट का डायमेंशन का है वही सेम डायमेंशन इसका भी होगा, ठीक है। अगर प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन रहेगा। आर बी क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है भाई साहब, ए अल्फा की वैल्यू एल टी माइनस वन एंड बीटा की वैल्यू एल टी, ओके, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन हो इज करेक्ट हो, ठीक है। ओके ओके ओके, फाइंड द डायमेंशन, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इन द इक्वेशन p इज इक्वल टू p नॉट e रेज टू माइनस अल्फा t का स्क्वायर, वेयर p एंड p नॉट आर द प्रेशर्स एंड t इज द टाइम। चलिए भाई साहब, यहाँ पे किसका फाइंड करना है, अल्फा, ये अल्फा है, एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस अल्फा टी का स्क्वायर। बोलो भाई साहब कैसे हो जाएगा? देखो, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो वहां पे इसको ऐसे सोचो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, ये दिया दिया सवाल है, ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा प्रेशर का डायमेंशन है और राइट हैंड साइड में तुम प्रेशर को किसी और एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस फैक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, प्रेशर और प्रेशर बराबर होगा। ये तो पहला ख्याल है, ठीक है। दूसरा आपका ये है कि जब भी आपका कोई भी चीज पावर में रहेगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। एनीथिंग एक्सप्रेस्ड इन पावर्स विल नॉट हैव अ डायमेंशन, ठीक है। इसका मतलब ये जो अल्फा टी प्लस में हो माइनस में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये अल्फा टी का स्क्वायर जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, मतलब ये होगा एम नॉट, एल नॉट और टी नॉट, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अल्फा ले लो भाई साहब यहाँ पे, और ये हो गया आपका टी का स्क्वायर, ये है आपका भाई साहब टी नॉट, ठीक है। तो आपका अल्फा का वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा,
दिस विल बी टी 0 -2, तो ये हो गया आपका -2। अल्फा की वैल्यू हो गई भाई साहब -2। ये क्या हो गया रे यहाँ पे तो चलिए डी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। यहाँ पे अगर आपको ये नहीं भी मालूम होता कि यार पावर का क्या है, थोड़ा सा सोच अप्लाई कीजिए, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, तो ऑब्वियसली ये वाले फैक्टर का यूनिटलेस होना चाहिए। अगर ये यूनिटलेस है तो इसका मतलब भाई साहब ये वाला का कोई डायमेंशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, दिस विल बी अ जीरो डायमेंशन थिंग, ओके। t -2, okay. Find the dimension formula of a, b and c in the equation this where y is the displacement, t is the time and x is the distance। सबने वेव्स कर रखा है भाई साहब, ये वेव का इक्वेशन है, ठीक है। y is equal to a sin, ठीक है, b t minus c x। ये किस फॉर्मेट में होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्मेट में होता है, ठीक है। खैर यहाँ पे बी टी, अभी बताओ भाई साहब ये वाला क्या होना चाहिए आपका, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि साइन के अंदर आ गया है, तो मतलब आपका जो बी टी है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। मतलब बी और ये टी, टी मतलब हो जाएगा आपका कैपिटल टी डायमेंशन में, इसका डायमेंशन अगर 0 है तो मतलब ये m0 l0 और t0 होना चाहिए भाई साहब, है ना। इन सब से हमको मतलब नहीं है, फिलहाल t0 लेते हैं हम, ठीक है। और ये हो गया b और ये हो गया भाई साहब t, तो फटाफट से बताइए भाई साहब b का क्या हो जाएगा, t⁻⁻1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, t⁻⁻1, ठीक है। ओके, अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब cx, ठीक है। c और x, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये साइन के अंदर है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर जो भी होगा दैट हैज टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। तो cx भाई साहब इसका जो भी डायमेंशन होगा दैट विल बी व्हाट, बच्चा बाड़ी बताइए, बताइए ना, बताइए क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी m0 l0 और t0 भाई साहब, ठीक है। ओके, तो c नहीं मालूम हमको इसका डायमेंशन, x का डायमेंशन क्या है भाई साहब l, तो ये हो जाएगा आपका l टू 0, ठीक है। तो आपका c, तो ये हो गया l 0 माइनस, तो l-1 हो गया ना, 0-1, तो ये हो गया l-1, तो c की वैल्यू हो गई भाई साहब l-1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ये तो एक नहीं हो रहा है रे, हाँ बहुत कंफ्यूजिंग। ए, अरे रुको ना, ए का भी तो फाइंड करना है ना, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। तो देखो ये वाला तो आपका डायमेंशनलेस हो गया, तो मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। तो ए का डायमेंशन बच्चा पार्टी हो गया एल, ठीक है। बी का हो गया t-1 और सी का हो गया l-1। ए का एल, बी का ए का एल, बी का t-1 और सी का l-1, तो बी वाला होगा ना, ए का एल, बी का t-1 एंड सी का l-1, ठीक है। Okay. So the correct option now is B. Are we clear on this one, people? Okay. तो ये आपका एक था भाई साहब जहां पे आप किसी का डायमेंशन निकालते हैं। दूसरा भाई साहब क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप डायमेंशन से ही निकालते हैं। जैसे आप सबने पढ़ रखा है, एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत उभर के आता है जिसको आपने डायमेंशन फॉर्मूला से ही निकाला हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। और व्हाट एल्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपने देखो एक फॉर्मूला लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला से निकलता है। क्या, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन, इट इज नोन दैट टाइम ऑफ, ठीक है। चलिए वैसे भी यहाँ पे करते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज। आपको यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है भाई साहब, अभी तक क्या ले रहे थे आप, m, l and t। now instead of m you have force, then acceleration and then we have time, ठीक है। are taken as fundamental quantities, find the dimension of length। आपको यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन निकालना है, कैसे करेंगे भाई साहब, बताइए ना, बताइए। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इसको भाई साहब आपको ले देकर क्या लाना है, तो फोर्स का भाई साहब क्या डायमेंशन होगा, बोलो, m l t-2, है ना, ये हो गया। एक्सेलरेशन का l t-2, ठीक है। और t का भाई साहब t, है ना। ये सबका करके आपको क्या लाना है, l लाना है। तो कैसे करेंगे भाई साहब बताइए फटाफट से। फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को यूज करते हुए आपको
डायमेंशन ऑफ एल लाना है। देख लो भाई साहब, यहां पे अगर आपने ऐसे करना है ना तो इसको ऐसे कर लो, लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम बोल सकते हैं इसको के, कोई कांस्टेंट है, के इंटू एफ रेज टू पी ए रेज टू क्यू एंड टी रेज टू आर, ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, देखो ये पूरा आप यहाँ पे लेंथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, लेंथ लेट से आपका कांस्टेंट किसी कांस्टेंट के है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, इनटू फोर्स रेज टू आपने लेट से ए ले लिया, ठीक है, आपका और क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन रेज टू बी ले लिया, और टाइम आपने ले लिया टू सी। यहाँ पे आप बोलो एलएचएस में क्या है, एलएचएस में बच्चा पार्टी क्या है, एल, ठीक है, एम जीरो एल और टी जीरो है ना, ये है। अभी इस पे आते हैं, देखो आरएचएस में, ठीक है, आरएचएस में बच्चा पार्टी आरएचएस में क्या हो जाएगा, इसका तो डायमेंशन है नहीं, एफ का क्या हो जाएगा बोलो, एम एल टी माइनस टू रेज टू ए, एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू रेज टू बी, और टाइम है दिस इज रेज टू सी। आपके तीन अननोन क्वांटिटीज हैं ए बी और सी। इन ऑर्डर टू सॉल्व इट यू नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 3 इक्वेशंस, ठीक है, ओके। सो लेट्स इक्वेट दिस, ठीक है, तो आपका एम जीरो एल टी जीरो दैट विल बी इक्वल टू, अभी देख लो यहाँ पे एन के साथ तो किसी का कोई कुछ नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा एम रेज टू ए, यहाँ पे एल रेज टू ए, एल रेज टू ए प्लस बी, है कि नहीं वैसे, बहुत तो कुछ है नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। और टी बताइए, टी रेज टू माइनस टू ए माइनस टू बी और प्लस सी, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में, नहीं, ओके। तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, ठीक है भाई साहब। क्या करेंगे भाई साहब, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, है कि नहीं, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर ए प्लस बी 1 है तो 0 प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया, तो भाई साहब बी की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0, ओके। नाउ लेट्स कम टू, तो यहाँ पे आपका माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 0, ठीक है, माइनस टू ए माइनस टू इंटू जीरो माइनस टू बी दैट इज माइनस टू इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया भाई साहब 0, माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका भाई साहब माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई, तो आप लिख सकते हैं लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ रेज टू भाई साहब ए दैट इज 0, ठीक है, और भाई साहब एक्सेलरेशन रेज टू बी दैट इज 1 एंड टी रेज टू सी मतलब आपका टी रेज टू 2, ठीक है, दिस विल बी द रिलेशनशिप। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐसे लिया हुआ है तो के चलिए के लगा देते हैं भाई साहब यहाँ पे के एफ नॉट ए रेज टू वन एंड टी रेज टू 2, क्लियर है, क्लियर भाई साहब, ओके ओके ओके। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस, एक्सप्रेस इट इन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, हियर डाइन इज द सीजीएस यूनिट। यंग्स मॉडुलस भाई साहब क्या होता है रे, देखा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, क्योंकि दोनों में भी भाई जब मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऑब्वियसली बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द यूनिट, आई देखा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब आपका एसआई यूनिट, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 19 इंटू 10 रेज टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज करेक्ट। अभी यहाँ पे आपको लाना है डाइन, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको भाई साहब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको नहीं मालूम है यहाँ पे n2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। ये न्यूटन का भाई साहब कर लो, 19 इंटू 10 रेज टू 10, न्यूटन मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर रेज टू -2, यहां पे आपका n2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर रेज टू -2, तो भाई साहब कर लो इसको 19 इंटू 10 रेज टू 10 केजी मीटर -1 इंटू मीटर, तो ये हो गया मीटर रेज टू -1 s रेज टू -2,
ये हो जाएगा N2, ठीक है, ये ग्राम, अचर कुचर कचर कुचर कौन, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर रेज टू -1 और ये हो गया S रेज टू -2, ठीक है। चलिए भाई साहब N2 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे फटाफट से क्या हो जाएगा भाई साहब, 19 इंटू 10 रेज टू 10, 1 केजी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो गया 1000 ग्राम, इस ग्राम को इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका ग्राम, ठीक है। पर मीटर, ये पर मीटर है भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर को अगर मुझे पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है, देखो मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है भाई साहब, ठीक है। तो अगर हमने इसको रिवर्स ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर, तो पर मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू -2 पर सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो इसको अगर कन्वर्ट करना हो आपको, पर मीटर को भाई साहब अगर कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा भाई साहब 10 रेज टू -2, 10 रेज टू -2, 10 रेज टू -2 पर सेंटीमीटर अपॉन भाई साहब यहाँ पे पर सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ये कैंसिल 19 इंटू 10 रेज टू 10 इंटू 10 रेज टू 3 और ये 10 रेज टू 2 भाई साहब नीचे जाएगा तो ये हो गया 10 रेज टू 2, ये कैंसिलम और ये कैंसिलम तो ये हो जाएगा 19 इंटू 10 रेज टू 2, ठीक है, ये हो गया आपका N2, 19 इंटू, अरे तो कोई है नहीं भाई साहब, ये 10 रेज टू 10 था ना, सॉरी 10 रेज टू 10, ओके ओके ओके, 10 रेज टू 10, ये कटा भाई साहब, 10 रेज टू क्या हो जाएगा भाई साहब, 11 हो जाएगा, ओके चलिए 19 इंटू 10 रेज टू 11, दिस शुड बी द आंसर राइट, देखते हैं भाई साहब, 19 इंटू 10 रेज टू 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके ओके ओके। Find an expression for the time period t of the simple pendulum. The time period t may depend upon mass of the bob of the pendulum, length of the pendulum. तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी दिख रहे हैं किसके साथ भाई साहब, सो लेट्स से ये टाइम पीरियड है, दिस इज इक्वल टू k, ठीक है, दिस विल डिपेंड अपॉन टाइम पीरियड t ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड में डिपेंड अपॉन द मास लेट्स से रेज टू a, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l, लेट्स से ये हो गया b, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, लेट्स से हो गया c, ठीक है, एंड एट द प्लेस वेयर द बॉब इज सस्पेंडेड, टेक k एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे दिया भी हुआ है, k को अपन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो टाइम पीरियड का भाई साहब डालो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम रेज टू 1, ये हो जाएगा k, m हो गया भाई साहब m रेज टू a, है ना, m रेज टू a, और ये हो जाएगा भाई साहब l रेज टू b, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब LT -2 रेज टू C, तो दिस विल बी K M रेज टू A, वैसे ही रहेगा L रेज टू, यहाँ पे L की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, L रेज टू B प्लस C लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी, है ना, ये B हो गया और ये C, और बोलो बच्चा बाड़ी क्या करेंगे -2C, इधर कितना है बोलो T रेज टू -1, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू सीधा डाल दो भाई साहब 0, है कि नहीं, इधर तो कोई है ही नहीं, ठीक है, M का, B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 0, तो A, अच्छा अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे -2C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो -1, तो C की वैल्यू कितनी हो गई हाफ, तो भाई साहब B प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू कितनी हो गई -हाफ, क्या ये समझ में आ रहा है, हाँ जी, A रेज टू T रेज टू 1 ना, हाँ सॉरी वो, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब T रेज टू 1, तो आपका यहाँ पे होगा कितना भाई साहब, तो आपका यहाँ पे होगा भाई साहब, ओ भाई साहब, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है, तो -2C और ये 1 है, तो ये C की वैल्यू कितनी हो गई -हाफ, ठीक है, तो अभी B प्लस C की वैल्यू कितनी है भाई साहब हाफ, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं B -हाफ इज इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब हाफ, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, B की वैल्यू हो गई हाफ, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके, तो आप यहाँ पे T की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K M रेज टू 0, M रेज टू 0, फिर L रेज टू B, L रेज टू B मतलब L रेज टू हाफ, एंड G रेज टू C दैट इज -हाफ, ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब, इसका तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये K हो गया √L अपॉन √G, सो इसको अपन लिख सकते हैं K √L by G, so this is how this will appear, K T is equal to K √L by G, clear, are we clear on this one people, okay okay okay, ठीक है, okay,
सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते हैं, तो ये ले देकर आपको भाई साहब डायमेंशन एनालिसिस पे जितनी भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं उस पे सवाल थे, ठीक है। ये सवाल पीवाईक्यूज नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया देते हैं कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए अलग अलग नतीजों पर पहुंचते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द number 1984, how many significants are there? All these are non-zero, so these are four significant figures, ठीक है। all the zeros between two non-zero digits are significant। जैसे यहाँ पे नंबर है 10806, यहाँ पे एक जीरो है और ये एक जीरो है, लेकिन ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, ये जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है, इजी। ऑल द जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है, कौन सा, ये एक नंबर है और पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है आपका 108, तो इन दोनों डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं मानेंगे, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हेंस इट हैज गॉट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, इफ द नंबर इज लेस देन 1, zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर नंबर लेस देन 1 है, ऑब्वियसली नंबर लेस देन 1 है, देखो ये वाला नंबर, ठीक है, ओके। जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट पे जो जीरोस हैं, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपका कौन सा है, ये। तो डेसिमल पॉइंट से लेकर फर्स्ट डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट। इसका कोई रीजन है क्या, इसका कोई रीजन है? देखो रीजन क्या है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.002308, ठीक है, इसको मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूं बोलो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2308 1 2 3 4 5 6 ऑन 10⁻⁶ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 308 इंटू 10⁻⁻⁶ ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। और बोलो क्या लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे। अभी आप जैसे जैसे डेसिमल्स को शिफ्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आप इस 10⁻⁶ को भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो दैट इज द रीजन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहां पे देखो 0.1080 है, इस जीरो को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस जीरो को इग्नोर कर दो चलेगा, ठीक है, इस जीरो को नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 यू हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाई दिस जीरो इज कंसिडर्ड, क्योंकि अगर यहां पे आप जीरो लिख रहे हैं ना तो आगे भी कुछ है जिसको आपने लिखा नहीं है, आपने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। इट मींस दैट देयर इज समथिंग अहेड ऑफ दिस, ठीक है, व्हिच हैज बीन राउंडेड ऑफ। समझ में आ रहा है ये? इसके आगे 0 0 0 ऐसा भी हो सकता है ना, जीरो यहाँ पे 8 0 0 0 0 0 यहाँ पे 2 कुछ है जिसको आप नहीं ले रहे हैं, यहां तक खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी मान्यता है, ठीक है, इट हैज गॉट अ कंसिडरेशन। तो इसीलिए आप इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अभी देखो जैसे यहां पे आपका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और यहां पे ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट यहां पे होता तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता, ठीक है। When the number is expressed in exponential form, the exponential term does not affect the number of significant figures. For example, x को आपने 12.3 लिखा है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.23 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, 0.123 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.0123 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, 123 इंटू 10⁻⁻1। ईच टर्म आप अगर देखोगे इन सब टर्म्स में यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यही 3, ठीक है, यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ईच टर्म हैज गॉट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आपको रिमेंबर करना है अर्थमेटिक, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी ना छोटे छोटे सवालों पे आईआईटी और नीट में इसी पे खेल जाते हैं। आपका भाई साहब आंसर आना चाहिए था कुछ और आपने आंसर किसी और पे टिक कर दिया है। जो भी आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें किया है, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे डिवीजन का हो, वहां पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपने नहीं फॉलो किया है, वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जिसकी वजह से आपको आंसर अच्छा यही सही है भाई साहब, मैंने तो यही निकाला है, आपने टिक कर दिया, लेकिन एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के हिसाब से वो आंसर नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत क्लोज होते हैं आपके आंसर और आप जजमेंट में गलती कर जाते हो क्योंकि आप इस चीज को नजरअंदाज कर देते हो, ठीक है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in the resultant should be equal to the number of decimal places in the term in the operation which contains
लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पे डेसिमल प्लेसेस प्राथमिकता पाती है, और जिस चीज का डेसिमल प्लेसेस जो है तो कम होगा, ठीक है, कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आंसर भी उसी फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका देखो 12.587 माइनस 12.5 है, जिसका आंसर कितना आ रहा है 0.087। इन दोनों में डेसिमल प्लेसेस किसका कम है, इसका। कितना डेसिमल प्लेस है 1। किसी का भी डेसिमल प्लेस, जिस इन दोनों में जिसका भी डेसिमल प्लेस कम होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका 1 डेसिमल प्लेस है, तो आपका आंसर भी सिकुड़ के 1 डेसिमल प्लेस तक ही आना चाहिए। तो अभी आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो भाई साहब, यहाँ पे 8 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 1, ठीक है, तो 0.1। सेकेंड टर्म कंटेन्स लेसर, तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी एज पर द नंबर विच हैज गॉट लेसर डेसिमल प्लेसेस। It will be as per the number which has got lesser decimal places. Are we clear on this one, people? बहुत बढ़िया। In multiplication or division, the number of significant figures is the product or quotient is the same as the smallest number of significant figures in any of the factors. जैसे यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे डेसिमल नहीं, आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रहे हैं, तो 2.4 को 3.65 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आंसर आवे आपको इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसका होगा, आपका आंसर उसी फॉर्मेट में, ठीक है, आपका आंसर उसी फॉर्मेट में, आपको राउंड ऑफ करके आंसर उसी में लाना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि लेकिन कभी कभी भाई साहब सवाल बनाना है तो बना दिया है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर का आपने कंसिडरेशन ही नहीं करके आंसर निकालने की कोशिश की है, और इसके लिए आपका सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर चांसेस। ओके, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हैं भाई साहब 3, है ना। ये भाई साहब कितना हो जाएगा 3, ये बोलो भाई साहब 5 होंगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसके आगे भी कुछ कहानी हो सकती है, इसके लिए 5, ठीक है। इसका बोलो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसके इधर है, ठीक है। इसका बोलो भाई साहब 4, ये 0 नहीं गिनेंगे आप, ठीक है। इसका बोलो भाई साहब क्या होगा, क्यों, ये क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि इसको आप x से एक्सप्रेस कर सकते हो ना, इंटू 10⁻², या इसको आप 0.269 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो जीरोस आफ्टर द लास्ट डिजिट आर नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये समझ में आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे डेसिमल होता, या कहीं पे भी इस नंबर में कहीं पे भी डेसिमल होता, तो इन दोनों जीरोस को आपको काउंट करना पड़ता इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर प्लेन नंबर है तो उसको नहीं काउंट करेंगे तो भी चलेगा, चलेगा क्या, वही है, इसके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 26900 is a number which has ultimately according to you has got 5 digits, but still it is taken to be a number which has got 3 significant digits. The last 2 digits are not taken into consideration. However, anywhere in this number, if there would have been a decimal point, then you would have considered these 2 last digits. मतलब आगे कुछ कहानी है, ठीक है। 26900 भाई साहब इसका कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे क्यों 5 कर दिया भाई साहब, ये भी 3 होगा, ये एक ही, अच्छा केजी आ गया, ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, यूनिट आ गया है, ओके, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन कंटेनिंग मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट, इट इज राउंडेड ऑफ। अभी भाई साहब राउंड ऑफ का देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे राउंड ऑफ तो कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे 3 है अगर उसको आपको कंडेंस करके 1 लाना है तो आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के लिए रूल्स क्या है भाई साहब, तो ये 6.87 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है मतलब 5 से ज्यादा, तो ये आपका 1 बढ़ जाएगा 6.9 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा 5, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, तो आपके 7 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये 7 आपका 5 से ज्यादा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट आपका 1 से बढ़ जाएगा 6.9। बहुत हंसी आ रही है तुमको, ठीक है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5। अभी देखो इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो 4 आपका 5 से लेस है, तो आपका 3.9 वही का वही रह जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा, इट इज गोइंग टू स्टे द सेम, ठीक है, ओके। इफ द डिजिट ऑफ राउंडेड ऑफ इज 5, ठीक है, अभी आपके 2 केसेस बनते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपका ये वाला डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं ये 5 से ज्यादा या कम नहीं है, ये 5 ही है, तब क्या करेंगे, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, ठीक है। मतलब अगर ये नंबर आपका ऑड है, मतलब अगर आपका होता था यहाँ पे 3.9495, तो ये आपका ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इंक्रीज हो जाएगा x, ठीक है। If the digit to be rounded off is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even. For example, यहाँ पे देखो 14.35 है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑड है, तो ये 1 बढ़ जाएगा, मतलब 14.4 हो जाएगा, इसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है।
14.45 है, ये इवन है, तो इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ये इवन है, तो इट विल रिमेन एज अनचेंज्ड, ठीक है। द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3.879, इसको आपको भाई साहब राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे भाई साहब इसको उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो 9 को उड़ा रहे हैं भाई साहब, तो ऑब्वियसली ये 5 से ज्यादा है, तो ये एक बढ़ जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा, ठीक है। 1.0084, इसको उड़ा रहे हैं, ये 5 से कम है, तो ये अनचेंज रहेगा 1.008। आप किसको उड़ा रहे हैं, इसको, जो 5 है एग्जैक्टली, इसके सामने वाला क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर एक से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस 5 को उड़ा रहे हैं, इसके सामने क्या है, इवन नंबर, तो इट विल रिमेन एज अनचेंज। तो चारों रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ओके ओके ओके। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट आर दिस एंड दिस, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शिप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब आपने मेहनत से इतना निकाला, ठीक है। अभी इसको भाई साहब क्या है, टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने किन किन चीजों को मल्टीप्लाई किया है भाई साहब, सिंस द एरिया कंटेन्स अ मैक्सिमम ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आपका एरिया में मैक्सिमम ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखो जितने भी आप ले रहे हो यहाँ पे 1 2 3, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, इसके कितने हैं भाई साहब, 4, और इसके कितने हैं भाई साहब, 3। तो आपका आंसर किस में होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, इसका आंसर 3 में होना चाहिए। अरे भाई साहब आप समझो ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे अल्टीमेटली क्या है तुम्हारा, ऐड तो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन पहले हो रहा है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में आप इसको पहले लेते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो आपका 3 होना चाहिए, मतलब इसको आपको राउंड ऑफ करना है 3 तक, ठीक है। तो आप भाई साहब यहां तक आएंगे, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक आएंगे, मतलब ये 0 है तो आपका वही रह जाएगा, ठीक है। सो दिस विल रिमेन एज 8.72, ये 0 है तो 8.72 हो गया आपका, ओके। नाउ वॉल्यूम आपका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ठीक है। तो आपका ये आया आंसर, और क्योंकि ये एक मल्टीप्लीकेशन एस्पेक्ट है, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4, आपको भाई साहब यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है, ये 4 वाला है, और ये 4 वाला है, तो लीस्ट आपका कितना है, 3 वाला है, तो आपको भाई साहब इसमें 3 में कंडेंस करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब आप भाई साहब यहाँ पे रुक जाओगे। अभी ये क्या है आपका भाई साहब 5, ठीक है, और आगे वाला क्या है भाई साहब 5 विच इज ऑड और इवन, नहीं यार सॉरी, ये तो शायद काउंट नहीं होगा, ये वाला होगा ना, सॉरी सॉरी, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा ना, तो 855 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी ये 2 है तो नो चेंज है, ठीक है, इट विल रिमेन एज 0.855, ओके। Order of magnitude. Order of magnitude of a quantity is the power of 10 required to represent that quantity. This power is determined after rounding off the value of the quantity properly. For rounding off, the last digit is simply ignored if it is less than 5 and is increased by, तो आप समझो यहाँ पे 49 है, 49 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4.9 इंटू 10⁻1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई साहब आपका 1, 51 है, तो 5.1 आपको डेसिमल, पहले डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना रहता है, तो ये हो जाएगा 5.1 इंटू 10⁻1, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी डिटरमिन्ड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10x, where x is the order of the number, the result will always lie between 0.5 upon n into 10x। तो आपका 0.5 से n अपॉन 10x, दिस इज लेस देन 5, ये अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेट्स, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस थिंग है। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट्स इज 128 kg, जेई मेंस का सवाल है, per meter cubic in certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 grams, the numerical value of density of the material। करने की कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट। कोई एक दूसरा यूनिट है भाई साहब जहां पे यूनिट ऑफ लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास है 50 ग्राम्स, ठीक है, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी कितना हो जाएगा।
डेंसिटी क्या होता है भाई साहब? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट, तो आपका देख लो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इस तरफ एसआई यूनिट ले लेते हैं, कितना है भाई साहब? 128 kg मीटर रेज टू -3। N2 हमको मालूम नहीं है। यहाँ पे U2 यूनिट मतलब कितना है देखो, यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो मास इज 50 ग्राम्स, ये हो गया आपका 50 ग्राम्स, ये हो गया यूनिट ऑफ मास। केजी की जगह पे आप 50 ग्राम्स लिख रहे हो, और यहाँ पे द न्यूमेरिकल एंड लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। भाई साहब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अरे वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ के हिसाब से? यहाँ पे एल दिया हुआ है ना, तुम्हारा लेंथ क्या है? आपका 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? एल क्यूब, दैट इज 25 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, भाई साहब ये हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25 का क्यूब और सेंटीमीटर -3। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आर वी क्लियर? ये हो गया आपका N2। तो N2 की वैल्यू बोलो कितनी? 128 केजी। केजी की जगह पे लिख दो भाई साहब 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1 मीटर क्यूब की जगह पे अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो तो देखो 1 मीटर होता है कितना आपका? 10⁻², सॉरी 10⁻², सेंटीमीटर। तो 1/मीटर, 1/1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/10⁻², 10⁻², सेंटीमीटर, है ना। तो आपका भाई साहब पर मीटर का वैल्यू कितना होता है? 10⁻² पर सेंटीमीटर। तो मीटर -3 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलिए, जल्दी से बोलिए। सेंटीमीटर रेस टू -6 है कि नहीं? ये हो जाएगा -6, 10⁻², 10⁻², 10⁻², तो ये हो गया आपका 10⁻6। ओके ओके ओके, तो इसको लिखना है, तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो 10⁻6 सेंटीमीटर रेस टू -3, ठीक है। अभी इसको इधर लाओ भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका 50G, ठीक है। और ये तो बहुत लंबा होगा रे, 625 इंटू 25, 25 ही रखते हैं, 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर रेस टू -3। कैंसलम 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 कैंसलम, ठीक है। 25 40 है ना, 25 4 100, और ये 0, ये और ये कट गया भाई साहब। हाँ, सब गड़बड़ हो गया भाई साहब। ये 128, अभी हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, यहाँ पे भी तो आएगा भाई साहब। देखो ये 10⁻⁻6 किधर चला गया? इंटू ये होगा 10⁻⁻6, है ना। 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूबिक कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो अगर हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर, नहीं यार, इसको तो ऐसे ही किया ना। ओके, चलिए भाई साहब 10⁻⁻6 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या हो गया भाई साहब? ये 128 इंटू 1000 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 1 मीटर क्यूबिक। 1 मीटर क्यूबिक मतलब ये हो गया आपका 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। सेंटीमीटर रेस टू -3, और यहाँ पे हो गया आपका ग्राम्स में। इधर हो गया आपका 50 ग्राम्स, ठीक है, इंटू लेंथ है आपका 25, 25 इंटू 25 इंटू 25, ये है पर सेंटीमीटर क्यूबिक। गलती हम ये कर रहे हैं कि ये तो भाई साहब वॉल्यूम होगा, तो मतलब ये भाई साहब नीचे जाएगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये होगा 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी कटेगा भाई साहब ये, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया 50, ठीक है। ओके, तो कितना आ गया भाई साहब? ये ऊपर गया 128 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ठीक है। करिए भाई साहब कितना आ रहा है ये?
मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है ना, ये केजी पर मीटर क्यूबिक है। तो मीटर देखो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर ना। तो 1/1 मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर रेज टू -1 इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर रेज टू -1। तो 1 मीटर रेज टू -3 इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर रेज टू -3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? दैट इज हाउ यू आर गेटिंग इट। तो केजी पर मीटर क्यूबिक है, तो 128 इंटू 10⁻6 हो गया 50/25। इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया, 40 टोटल आया, वो 10⁻6 से उड़ा के, तो ये आंसर आ जाएगा भाई साहब। ओके ओके ओके, 40 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है। व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एरिया एंड टाइम। एनर्जी भाई साहब क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। What is the dimension of energy in terms of linear momentum? एनर्जी भाई साहब क्या होता है, डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो एनर्जी का भाई साहब क्या हो जाएगा, mL/t-2 इंटू एल, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा कितना, mL²t-2। ये हो गया भाई साहब एनर्जी का डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम p, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी mL/t-1। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। और एरिया का डायमेंशन भाई साहब एल का स्क्वायर, और टाइम का डायमेंशन भाई साहब कितना, टी। जिपमर मतलब आपका भाई साहब नीट का पहले जिपमर होता था, जिपमर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। ओके, तो यहां पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये पी ए और टी हो गया एनर्जी का डायमेंशन। तो लेट्स से एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपका कांस्टेंट के हो गया, पी पी ए रेज टू ए रेज टू बी एंड टी रेज टू सी। ये हो गया आपका एनर्जी। एनर्जी वैसे कितना हो गया आपका, एम L²t-2। ये हो गया के पी, पी भाई साहब हो गया आपका कितना, mL/t-1 रेज टू ए। एरिया भाई साहब कितना है, L/2b। और ये हो गया आपका T/c। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो जाएगा आपका कितना, के m/a, फिर हो गया L, L/a प्लस 2b। ठीक है, एंड T/-a प्लस c। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू m0 L²t⁻²। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। a प्लस 2b की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, एंड माइनस a प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई, -2। a की वैल्यू अगर 0 है तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -2, है कि नहीं? क्या हो गया, ये वाला ना, हाँ ये 1 होगा। ठीक है, अरे यार m1 होगा ना भाई साहब, तो ये हो गया भाई साहब ml, है ना? तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, a की वैल्यू हो गई भाई साहब 1। ठीक है, a प्लस 2b की वैल्यू हो गई कितनी, 1।
तो ये हो गया 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 1। तो आपका 2b का वैल्यू 0, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0, a की वैल्यू हो गई 1, c, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, एक a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, तो आपका भाई साहब 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2 है ना, ये होगा ना, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2, तो 2 से 1 गया 1, ठीक है, तो दिस विल बी 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हाफ, b की वैल्यू हो गई हाफ, a की वैल्यू हो गई भाई साहब, b की वैल्यू हो गई हाफ, a की वैल्यू हो गई 1, माइनस a प्लस सी, माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, a की वैल्यू भाई साहब कितनी निकाली आपने, माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, तो आपका c का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, ठीक है। तो एनर्जी का भाई साहब क्या, एनर्जी विल बी इक्वल टू, अरे बोलो ना, बोलो बोलो सर, जल्दी से बोलो, यहाँ पे हो गया भाई साहब के पी ए रेस टू ए रेस मतलब आपका हो गया 1, ओके चलिए भाई साहब 1, और बोलो भाई साहब, और ए रेस टू बी, ए रेस टू बी, बी मतलब हो गया हाफ, ए रेस टू हाफ, ओके, और बोलो भाई साहब सी रेस टू माइनस 2, हाँ टी रेस टू माइनस 2, तो कौनो नहीं है रे, माइनस 1, सॉरी सी रेस टू माइनस 1, माइनस 1, ठीक है, सी का वैल्यू माइनस 1 आया, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, P1 ए हाफ एंड T माइनस 1, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो। A physical quantity of the dimensions of length can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught. C is the velocity of light, g is the universal constant of gravitation and e is charge. तो क्या क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, अच्छा डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ लेंथ होगा, मतलब आपका सी, तो ये डायमेंशन ऑफ लेंथ है, दिस इज इक्वल टू के इंटू डायमेंशन ऑफ सी, लेट्स से रेस टू ए, ठीक है, और जी रेस टू बी एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस रेस टू सी, ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब इसको, या अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो ई स्क्वायर बाई, चलिए ऐसे लिया है ना, ठीक है, यहां पे भाई साहब डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी एल, है ना, यहां पे बताओ के सी वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस 1 रेस टू ए, जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो आप एफ इज इक्वल टू कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, नीट का सवाल है, ठीक है, जी की वैल्यू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 टी का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ये हो गया एल, और ये हो गया आपका कितना भाई साहब, एम 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, एल हो गया भाई साहब ये, और ये हो गया आपका 0, ठीक है, तो जी का कितना हो जाएगा, यही होगा, जी इज एम एल टी माइनस 2, सॉरी 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 इंटू आपका एल का स्क्वायर होगा ना, ये एम एल टी माइनस 2 हो गया फोर्स का, और आर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, तो एम रेस टू माइनस 1, एल रेस टू 3 एंड टी रेस टू माइनस 2, क्या ये होगा, m रेस टू माइनस 1, एल रेस टू 3 एंड टी रेस टू माइनस 2, तो ये हो गया आपका m रेस टू माइनस 1, एल रेस टू 3 एंड टी रेस टू माइनस 2 रेस टू b, ओके, अभी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कैसे निपटाओगे भाई साहब, देखो आपको मालूम है फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है भाई, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही तो होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 अपॉन आर का स्क्वायर होता है ना, क्यू स्क्वायर लिखो या ई स्क्वायर लिखो एक ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंटू चार्ज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई स्क्वायर लिखो या क्यू स्क्वायर लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ध्यान नहीं है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आर स्क्वायर, तो एफ इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 इंटू एल का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना एम एल का 3 टी रेस टू माइनस 2, तो ये हो गया ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एम एल क्यूब टी रेस टू माइनस 2, और ये हो गया आपका सी,
चलिए भाई साहब फटाफट, यहाँ पे आपका L ये हो जाएगा K, L यहाँ पे 1, 1 प्लस 3 4 3, ओके, तो ये हो जाएगा L रेज टू A प्लस 3B प्लस 3C, ठीक है, और यहाँ पे T रेज टू माइनस A माइनस 2B माइनस 2C। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, A प्लस 3B प्लस 3C, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 0 नहीं 1 है ना, ठीक है, और T रेज टू सॉरी, तो ये हो गया माइनस A माइनस 2B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, और भाई साहब M भी तो है यहाँ पे, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? M हो गया आपका माइनस B प्लस C, ठीक है, तो माइनस B प्लस C की वैल्यू कितनी हो गई? 0, तो C इज इक्वल टू B हो गया भाई साहब, C की वैल्यू B के बराबर, ठीक है, अभी इन दोनों में डाल दो, A ये हो गया माइनस A माइनस 2B, C इसके बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस 4B इज इक्वल टू 0, और ये वाला A प्लस 3B प्लस 3C, B और C बराबर है तो 6B लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर दो तो 6 माइनस 4 2B इज इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई साहब। ये क्या हो रहा है दत्त? ये नहीं हो सकता, B की वैल्यू 0। ये ऑप्शन में कहीं B की वैल्यू 0 नहीं है यार। डायमेंशन ऑफ L, तो L की वैल्यू हो गई m0, ठीक है भाई साहब, डायमेंशन ऑफ C इतना हो गया, डायमेंशन ऑफ G, ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ G MLT, ओके, यहाँ पे I नॉट, देखो ये वाला इनको इन्होंने ऐसे किया, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, देखो चार्ज क्या होता है? I इंटू टी होता है, ठीक है, तो I इंटू टी, लेकिन I कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, तो हमारा कितना आया था भाई साहब? m1 L क्यूब टी रेज टू माइनस 2, इसका तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, कितना आया था भाई साहब? हाँ, m1 L क्यूब टी रेज टू माइनस 2, तो ये तो करेक्ट आया भाई साहब, m1 नहीं m रेज टू माइनस 1 लिया है हमने, हाँ कौन सा है? ये है ना, m1 L क्यूब टी रेज टू माइनस 2, ये आपका ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आया ना, m1 L क्यूब टी रेज टू माइनस 2, ठीक है, और g का भाई साहब कितना आया? m माइनस 1 L क्यूब टी रेज टू माइनस 2, ओके, 0 माइनस y माइनस z, ठीक है, इस सवाल को जरा होमवर्क में करके लाइएगा, हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ इक्वेशन बनाने में हमारी गड़बड़ हो रही है, ठीक है, एम एल टी माइनस 2, ये आपका इक्वेशन बनाने में, इस सवाल में जो कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है वो ये है, ठीक है, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े आराम से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़े रहेंगे तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका एफ इंटू आर का स्क्वायर, ये अगर आप करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, इसको जरा करके लाइएगा भाई साहब। हाँ, क्या कौन सा ये क्वेश्चन? हाँ दिखा सकते, दिख रहा है ना, मतलब क्या करूं, आंसर चाहिए, अच्छा, तुम्हारा आंसर ऑप्शन कौन सा आया है? हाँ, ये वाला ऑप्शन है ये, हम्म, क्या, ठीक है, ओके, बायोलॉजी वाले भाई साहब बैठेंगे,